नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में समझाऊंगा, जो कि जीएसटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम रिवर्स चार्ज का जो है डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो टैक्स का लायबिलिटी बनता है वो सप्लाई के ऊपर बनता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो वो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है वो रिसीवर के ऊपर आ जाता है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो टैक्स पेमेंट है वो रिवर्स चार्ज के बेस पे आता है। तो जो टैक्स रिसीवर पेमेंट करता है उसको बोलते हैं कि हम जो टैक्स पेमेंट हो रहा है वो रिवर्स चार्ज में हो रहा है। तो ये जो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये जीएसटी में, ये पहले सर्विस टैक्स में था, लेकिन अभी जीएसटी में सर्विस टैक्स में पहले सर्विस में था, लेकिन अभी क्या हुआ कि जीएसटी आने के बाद वो गुड्स और सर्विस ये दोनों में ये रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म जो है वो आ गया है। तो आपको जैसे पता है कि जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, तो ये चारों जो एक्ट है वो जीएसटी में आता है। तो अगर आप सेक्शन 9 जो है, अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 9 जो है उसका सबसेक्शन 3 और 4 उसमें वो रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन वो समझाया गया है। और अगर आप आईजीएसटी एक्ट को पढ़ें तो उसमें सेक्शन 5 जो है उसमें और सबसेक्शन 3 और 4 में ये रिवर्स चार्ज को समझाया गया है। तो उसमें अगर आप दोनों का आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जिसमें अलग अलग सेक्शन जैसे 9 और 5 है, तो उसमें अगर आप देखें तो सबसेक्शन तो सेम ही है, 3 नंबर सबसेक्शन। तो जो 3rd नंबर सबसेक्शन है वो ये डिफाइन करता है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड सप्लायर से मटेरियल लेते हैं और आपको रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होता है तो वो सेक्शन 3 में आता है। अगर वो आईजीएसटी का हो, आईजीएसटी का सेक्शन 5 हो, या सीजीएसटी एसजीएसटी का सेक्शन 9। तो जो है सबसेक्शन जो 3 है वो ये डिफाइन करता है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड डीलर से, आप खुद भी अगर रजिस्टर्ड हैं और आप कोई रजिस्टर्ड डीलर से मटेरियल ले रहे हैं या सप्लाई ले रहे हैं और वो रिवर्स चार्ज में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो सबसेक्शन 3 में आता है। और जो सबसेक्शन 4 है, मतलब सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एंड सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और सबसेक्शन 4 दोनों में सबसेक्शन 4 है, तो उस केस में जो है रिवर्स चार्ज तभी एप्लीकेबल होता है जबकि आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से मटेरियल लेते हैं। तो सिनेरियो 2 है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड डीलर से मटेरियल लेते हैं तो कुछ केसेस में हमको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा जिसमें कि रजिस्टर्ड होते हुए भी अगर वो लोग हमको मटेरियल या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो रिसीवर होता है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो इस केस में जो है, एक तो आप बोल सकते हैं कि जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो सर्विस होता है वो जीटीए सर्विस है। वो जीटीए सर्विस का जो है वो 100% रिसीवर के ऊपर रिवर्स चार्ज में भरना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड भी है, खुद अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, तो भी अगर वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो जो है सर्विस रिसीवर के ऊपर में 100% टैक्स लायबिलिटी आता है रिवर्स चार्ज में पेमेंट करने का। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं डिफाइन किए गए हैं सर्विसेज जिसमें कि 100% जो है रिवर्स चार्ज रिसीवर के ऊपर में आता है। तो उसमें से कुछ मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अगर कोई
सर्विस प्रोवाइडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीवर है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इन दैट केस जो पूरा का पूरा जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो रिवर्स चार्ज में आ जाता है और वो टैक्स लायबिलिटी बनता है सर्विस रिसीवर के ऊपर। तो उसी तरह से जीटीए का तो मैंने पहले आपको बताया। इसके बाद जो है जो इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि 100% जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है और वो भी रिवर्स चार्ज में हो जाता है। अगर इंश्योरेंस एजेंट कोई इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो जो है एजेंट का नहीं बनता है, वो बन जाता है जो है इंश्योरेंस कंपनी। उसी तरह से अगर कोई बैंक ने कोई रिकवरी एजेंट रखा हुआ है अपने अंडर में, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो टैक्स लायबिलिटी बनता है, पेमेंट का जो टैक्स लायबिलिटी आता है वो पूरा का पूरा तो बैंक के ऊपर चला जाता है। उसमें कोई जो है रिकवरी एजेंट का कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता पेमेंट का, वो रिवर्स चार्ज में चला जाता है बैंक के ऊपर। उसी तरह से अगर कोई स्पॉन्सरशिप जो है, जो कोई को अगर कोई अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा है कोई कंपनी के ऊपर, तो उस केस में भी क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज में कंपनी को चल जाता है। उसी तरह से और एक आप देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स होते हैं, तो एडवोकेट्स में क्या होता है कि एडवोकेट का जो भी सर्विस, आइदर वो सिंगल हैंडली अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ एडवोकेट मिलके एक फर्म चला रहे हैं और वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होता है कि पूरा का पूरा जो टैक्स लायबिलिटी बनता है सर्विस का, एडवोकेट का जो सर्विस का जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो पूरा का पूरा सर्विस रिसीवर के ऊपर चला जाता है। उसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि ई कॉमर्स जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल ओला, उबेर, उसमें क्या होता है कि ये लोग जो ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ये टैक्सी प्रोवाइडर हैं, वो लोग ड्राइवर्स को या कार को हायर करते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं उनको टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो जो सर्विस उनको देते हैं उसका पूरा का पूरा टैक्स लायबिलिटी, भरने का लायबिलिटी पूरा का पूरा ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, उसके ऊपर में आता है। तो इस तरह से कुछ जो है उसमें गवर्नमेंट ने जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने ये फिक्स करके रखा हुआ है कि पूरा का पूरा जो है रजिस्टर्ड होते हुए भी अगर कोई इस कैटेगरी में आते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो है टैक्स लायबिलिटी वो रिवर्स चार्ज में चला जाता है। अभी जैसे हम जीटीए का अगर एक बात करते हैं तो उनके केस में क्या होता है कि अगर कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चाहता है कि भाई मैं पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज में अपना सर्विस दूं, कि मैं कोई टैक्स नहीं भरूं, तो उसको 5% का टैक्स आता है रिवर्स चार्ज, मतलब जो रिसीवर होगा वो 5% का टैक्स भरेगा और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो जीटीए सर्विस प्रोवाइडर ये चाहता है और ये बोलता है कि नहीं मैं खुद टैक्स भरूंगा फॉरवर्ड चार्ज में, तो क्या होता है कि उस केस में जो है पूरा का पूरा टैक्स जो आईटीसी जो क्रेडिट मिलने का होता है वो जीटीए को मिल जाता है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर इस ऑप्शन में नहीं जाते हैं कि भाई कि मैं खुद टैक्स भरूं और आईटीसी की क्रेडिट लूं, तो 90% जो है ट्रांसपोर्टर वो रिवर्स चार्ज में अपना जो है सर्विस देते हैं। तो ये जो रिवर्स चार्ज का जो ये मैकेनिज्म है, इसमें तो जो रजिस्टर्ड बिजनेस अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से आप मटेरियल ले रहे हैं और वो रिवर्स चार्ज में आ रहा है एज पर सेक्शन 3 और एज पर सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 और 5 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का, तो उसमें आप रजिस्टर से ले रहे हैं तो आपको वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो आ रहा है। दूसरा जो सिनेरियो है वो है अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सामान ले रहे हैं, तो उसमें भी
इन जीएसटी क्या होता है कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान लेते हैं या सर्विस अवेल करते हैं तो उसका टैक्स लायबिलिटी भी रिवर्स चार्ज के बेस पे आपके ऊपर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक बीच में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जो काउंसिल ने कि उसमें उन्होंने छूट दिया था कि अगर आपका पर डे का 5000 से कम अगर कोई ऐसा आपका सर्विस आप किसी से ले रहे हैं या कोई मटेरियल ऐसा ले रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो अप टू 5000 जो है पर डे फ्रॉम ऑल द सप्लायर्स, मतलब आपके अगर 10 सप्लायर हैं तो 10 सप्लायर को मिला के 5000 से कम अगर आपका कोई भी इनवर्ड है या कोई भी आपका सर्विस आपने रिसीव किया है उससे, तो उसमें आपको कोई भी रिवर्स चार्ज का पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5000 से ऊपर चला जाता है, अगर आपका 5010 रुपया भी हो जाता है, तो आपको पूरा 5010 रुपये के ऊपर में रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस तरह से जो है अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो आप जो है पर डे का जो एक लिमिट फिक्स है वो 5000 का है, उससे ऊपर अगर आपका जाता है तो आपको पूरे दिन का जो 5000 का जो लिमिट है वो ऐसा नहीं कि 5000 10 रुपीज हो तो 10 रुपीज के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर 5010 रुपये का अगर आपका इनवर्ड या सर्विस आपने रिसीव कर लिया है फॉर अ डे, तो आपको पूरा के ऊपर में रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। और जो है नेक्स्ट जो एक चीज है वो है कि बिलिंग। आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर रिवर्स चार्ज में अगर मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो हम बिलिंग किस तरह से करें, क्योंकि ये एज पर लॉ आपको रिवर्स चार्ज का बिलिंग भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई ले रहे हैं और आप लायबल हैं रिवर्स चार्ज में टैक्स भरने के लिए, तो आप बिल मत बनाना अगर आप कोई रजिस्टर्ड सप्लाई से मटेरियल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई जीटीए से सर्विस लिया और वो जीटीए खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसको भरना है रिवर्स चार्ज में, लेकिन फिर भी वो रजिस्टर्ड है अगर, क्योंकि अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, अगर एक जीटीए है और वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर हो गुजरात में, आप गुजरात से बाहर भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसको मैंडेटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी का नंबर उसको लेना पड़ेगा। तो पकड़िए आप एक ऐसे जीटीए सर्विस ले रहे हैं जो खुद रजिस्टर्ड है और आपको सप्लाई दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो जीटीए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको बिल रेज करेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है, अब वो आपको बिल रेज करेगा रिवर्स चार्ज में, तो इस केस में आपको कोई बिलिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका जो बिल आपके पास रिसीव होगा उसके बेस पे आपको रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स भरना है। क्योंकि अगर आप जिस केस में कि जो जीटीए है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि खुद रजिस्टर्ड है और उसका जो टैक्स लायबिलिटी वो रिवर्स चार्ज में आता है, वो आपको मटेरियल सप्लाई करता है या सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, तो वो एज पर जीएसटी रूल्स उसको बिलिंग करना पड़ेगा, इनवॉइस उसको बनाना पड़ेगा, और वो अपने इनवॉइस में जो उसका इनवॉइस होगा वो सेम टू सेम एज ए नॉर्मल जो कैजुअल टैक्स पेयर है उसके जैसे ही होगा। बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि वो अपनी इनवॉइस में मेंशन करेगा कि ये जो टैक्स लायबिलिटी मेरा बन रहा है ये एज पर रिवर्स चार्ज है। तो उस तरह के बिल अगर आपके पास आते हैं तो उसमें आपको खुद से कोई रिवर्स चार्ज का बिल नहीं बनाने का। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप खुद भी कोई रिवर्स चार्ज का बिल बनाते हैं और उसका नंबर आप दूसरा डालते हैं, तो आपको जो आप रिटर्न भरेंगे तब आपको मिसमैच में आ जाएगा। और अगर आप बिल बनाते हैं तो आपको बिल रिवर्स चार्ज का उन्हीं के बनाना है, उन्हीं सप्लाई और सर्विस के बनाना है जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो आप रिवर्स चार्ज के जो बिल हैं वो उन्हीं मटेरियल या सर्विस के बनाएं जो कि आपको अनरजिस्टर्ड डीलर से रिसीव होता है।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि पूरे महीने का जो भी आपके पास रिसीव हो रहा है मटेरियल या सर्विस, पूरे महीने का जो कि लिमिट से ऊपर चला गया, जो 5000 का लिमिट है उससे आपको ऊपर चला गया हो, तो उन सब का जो बिल है वो आप महीने में एक ही बना सकते हैं। पूरे महीने का एक बिल आप बना दीजिए और उसके ऊपर जो भी टैक्स लायबिलिटी है आपका रिवर्स चार्ज में वो भर दीजिए। और जो भी आपको सर्विस रिवर्स चार्ज में जो भी है सर्विस आपको रजिस्टर्ड डीलर से मिल रहा है, उसका जो है उसका आपको कोई बिल बनाने की कोई जरूरत है नहीं। उसका आप जो उनके तरफ से जो आपको बिल रिसीव हो रहा है उसके बेस पे ही आप जो है रिवर्स चार्ज में टैक्स भर दीजिए। इस केस में क्या होगा, आपका जो मिसमैच है, मतलब अगर आपके पास एक सर्विस प्रोवाइडर का बिल आ रहा है जो कि रिवर्स चार्ज में आपको भरना है, आप उसी बिल का दूसरा एक बिल बना रहे हैं आपके हिसाब से और उसमें आप अलग एक इनवॉइस नंबर दे रहे हैं और जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ और नंबर दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप जो है आपका जो इनवर्ट का जो रिवर्स चार्ज का जो आपके बिल है वो आप दिखाएंगे आपके GSTR 2 में इनवर्ट में, और आपका जो सप्लायर है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो दिखाएगा, अगर वो रजिस्टर्ड है वो दिखाएगा उसको अपने सेल पे, मतलब GSTR 1 पे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इनवॉइस नंबर है वो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये होगा कि आप जो है जो आपके अगर रजिस्टर्ड डीलर हैं और उनसे अगर आप सर्विस ले रहे हैं कोई रिवर्स चार्ज का, तो जो उनका बिल है उनके ऊपर उस बिल के बेस पे ही आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट कर दीजिए, उसका आपको अलग से बिल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा एक बात है जो कि मैं समझ रहा हूँ आपको बताना जरूरी है कि मैंने एक दो केस ऐसे देखे हुए जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर जो GTS सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सोचते हैं कि हमको जो है हमको तो मतलब टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी है नहीं। तो ऐसे भी होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर जो बिल रेज करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि अपने बिल पे जो रिवर्स चार्ज में उनको बिल बनाना है उस बिल में वो क्या करते हैं कि टैक्स 0 दिखा देते हैं कि भाई हमने ये टैक्स मतलब हमारे क्लाइंट को हमने ये टैक्स रेज किया, हम रिवर्स चार्ज में, तो वो अपना बिल बनाते हैं उसमें रिवर्स चार्ज में मेंशन करते हैं कि ये रिवर्स चार्ज में है, और जो मेन पार्ट है जो टैक्स का पार्ट है जिसमें उसको टैक्स का अमाउंट मेंशन करना मैंडेटरी है, वहाँ पे वो 0 दिखा देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमको तो टैक्स भरना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 दिखा देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब वो उस इनवॉइस को अपलोड करते हैं GSTR 1 में, तो उस अपलोडिंग करने के टाइम पे भी वहाँ पे 0 दिखा देते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है कि मिसमैच का जो है, क्योंकि आप जो है उसका टैक्स भरते हैं रिवर्स चार्ज में और जो ट्रांसपोर्टर है जो बिल चढ़ाता है वो दिखाता है कि अपने इनवॉइस में 0, तो उसका जो GSTR 1 जो अपलोड होता है वो 0 टैक्स होकर अपलोड होता है, और आप जो रिवर्स चार्ज में जो GSTR 2 में भरते हैं उसमें आप टैक्स दिखाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मिसमैच होने का चांस होता है। तो उस केस में आपको जो है, अगर इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टर है जो आपको इस तरह से आपको कभी ऐसा केस मिलता है कि वो अपना इनवॉइस जो अपलोड कर रहा है उसमें वो टैक्स 0 दिखा रहा है, तो आपको क्या है कि जब आपका वो जैसे ही वो GSTR 1 पे अपलोड करेगा तो वो जो अपलोडिंग का पार्ट है वो आपको दिखेगा आपके GSTR 2A में, जो ऑटो पोल्यूट होता है GSTR 2A या GSTR 2 में। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल आपका टैक्स आपने जो रिवर्स चार्ज में भरा होगा वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो जो आपके बिल्स हैं, बिल्स के रिगार्डिंग जो है आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड है और जो अनरजिस्टर्ड डीलर है और जो रजिस्टर्ड डीलर है जिनका आप रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहे हैं उनका आपको बिलिंग किस तरह से करना है। और आपको ये पता होगा कि अभी अप टू दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली अप टू दिसंबर जो है आपको जो GSTR 3B जो कंसोलिडेटेड जो आप लोग जो लास्ट अगस्त 20 तारीख को जो भरना था उसका डेट फिर एक्सटेंड किया गया 25 तारीख तक, फिर उसको 28 तारीख तक किया गया, और जो ट्रांस 1 भर रहे हैं उनके लिए 28 तारीख किया गया। तो ये जो है आपका जो 3B मतलब टैक्स पेमेंट जो कंपोजिट मतलब आप जो समराइज जो एक GSTR 3 बनाते हैं और टैक्स पेमेंट करते हैं जो लास्ट अभी अगस्त में आप लोगों ने किए थे,
वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक ऐसा चलेगा। और आपको जो ये रिवर्स चार्ज का जो पार्ट है, रिवर्स चार्ज मतलब जो आपका रिवर्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेमेंट इन रिवर्स चार्ज, वो आपको जनरली जो है मतलब जो 3B में आपको दिखाना पड़ता है रिवर्स चार्ज के बेस पे, वो आपको सेक्शन जो है 3.1 जो पहला सेक्शन है आपका 3B का फर्स्ट सेक्शन, वहाँ पे सबसेक्शन डी, मतलब जो आप जब भरते हो 3B का जो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है, उसमें जो आप जितने भी रिवर्स चार्ज का जो पार्ट है, जो रिवर्स चार्ज इस तरह के हैं जो आपका रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी बनता है, उसको आपको मेंशन करना रहता है सेक्शन 3B में, जो पहला ही सेक्शन है। और उसमें 3B में आपका जो है डी सेक्शन में आपको भरना रहता है। और एक खास बात है कि जो रिवर्स चार्ज में जो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट होता है, उसका जो पेमेंट आप करते हैं गवर्नमेंट को, उसका आपको ITC जो है वो पूरा का पूरा आपको ITC मिल जाता है। लेकिन जो है वो ITC आपको नेक्स्ट मंथ में ही मिल सकता है। मतलब आप अगर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगर आप ITC फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगर आप रिवर्स चार्ज में कोई ड्यूटी भर रहे हैं, तो आपको फॉर द मंथ ऑफ जो जब आप भरोगे तब आपको पूरा कैश में भरना पड़ेगा। और आप जितना भरोगे उसका आपको जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट महीने को ही मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपका 100 रुपये का लायबिलिटी है टोटल, और उसमें आपका पकड़िए 50 रुपया जो है वो आपका नॉर्मल क्रेडिट पड़ा हुआ है, और आपका 10 रुपये का जो है वो आपका आ रहा है रिवर्स चार्ज में ड्यूटी पेमेंट। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 10 रुपया जो आ रहा है तो वो अगर मैं भर देता हूँ तो मेरा जो 50 रुपये का जो एक ड्यूटी जो नॉर्मल क्रेडिट पड़ा हुआ है उसमें और एक 10 रुपये जुड़ जाएगा और मेरा जो क्रेडिट है वो 60 रुपीज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ड्यूटी लायबिलिटी है वो 50 रुपया, मतलब जो लायबिलिटी वो 50 का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 40 रुपया बन जाएगा, वो 10 रुपया जो आपका रिवर्स चार्ज उसको ऐड करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो लायबिलिटी है वो 50 ही रहेगा, और आपका जो लायबिलिटी से जो आपको 100 रुपये का लायबिलिटी है उसमें से जो 50 रुपीज जो नॉर्मल रेट है उसको माइनस करेंगे, वो उतना ही रहेगा। अब आपका लायबिलिटी 50 ही रहेगा, और जो 10 रुपया है जो आपका रिवर्स चार्ज में आपने पेमेंट किया है उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट महीने में मिलेगा। उस मंथ में आप उसका कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है रिवर्स चार्ज के बारे में जो भी है थोड़ा बहुत जो भी मैं बताया वो आपको समझ में आया होगा। और वैसे तो रिवर्स चार्ज का जो ये चैप्टर है बहुत वास्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो दिखाया। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जो नीचे दिए गए जो एड्रेस है और वीडियो के लास्ट में मैं जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं कोई अगर आपको डाउट हो। और खास करके और ज़रूर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।